अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना फ़ारूक शेख। आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ी अहम समाअत हुई और साथ ही साथ एक ऑर्डर भी जारी किया गया है। आपको याद होगा वो जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन केस था, उसका जो जज हैं मुनीब अख्तर साहब, उनका फ़ैसला भी अब तहरीरी फ़ैसला सामने आ गया है और उन्होंने कहा है कि 4-3 का फ़ैसला समझना बड़ी गलत फहमी पर मबनी है और ये आइडियल केस है जिसके ऊपर सो मोटो लिया जाना चाहिए था। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे, लेकिन आज जो समाअत हुई है बड़ी अहम है। आपको याद होगा हमने भी डिस्कस किया था कि इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त दायर की हुई है इलेक्शंस केस पर नज़रसानी के लिए। इसको क्लब कर दिया गया था। जो कानून साजी हुई थी सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स केस के ऊपर जो दरख्वास्तें आई थी उसके साथ उसी की आज समाअत हुई और उसके अंदर बड़े दिलचस्प रिमार्क सामने आए। चीफ जस्टिस साहब और फाजिल जज साहिबान की तरफ से कहा गया कि पहले वो रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर केस के ऊपर दलाइल सुनेंगे और वो ये देखेंगे कि क्या ये जो मामला है ये असरअंदाज हो सकता है बाकी चीज़ों के अंदर और क्या ये सस्टेनेबल हैं जो सारे एतराज़ात उठाए जा रहे हैं। तो बड़ी अहम चीज़, इसके ऊपर हम बहस भी करेंगे। साथ ही साथ एक और ऑर्डर जारी हुआ है जो इंतहाई दिलचस्प, ये बताया गया वो 8 रुकनी बेंच, उससे मुतालिक ऑर्डर जारी हुआ है। इसमें बताया गया है कि अटॉर्नी जनरल साहब ने अदालत को बताया, फाजिल जज साहिबान को बताया कि ये जो एक सवाल उठ रहा था कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल और रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर एक्ट में बहुत सुकून भी हैं और बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी शिकें हैं जो ओवरलैप कर रही हैं। तो इससे मुतल्लिक हुकूमत क्या कर रही है, एजी साहब से सवाल हुआ जो कि दलाइल भी सामने आ रहे थे अदालत के अंदर। तो एजी साहब ने बताया कि हुकूमत पाकिस्तान इसके ऊपर काम कर रही है, लेकिन बजट की वजह से कुछ इसमें ताख़ीर हो गई है, कुछ तातुल है और ये कहा गया कि जुलाई में मज़ीद इसके ऊपर काम होगा तो वक्त भी दिया जाए। तो ये सब कुछ बड़ा ही दिलचस्प। इसके ऊपर हमारा सवाल कुछ यूँ है अपने तजियाकारों से, क्या अदालत को नए कानून के तहत लार्जर बेंच बनाकर इस तनाज़े को हल कर देना चाहिए? अपने तजियाकारों से ये जानेंगे। सलीम साफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद है, सोहेल वड़ाइच साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, इरशाद भट्टी साहब इस्लामाबाद स्टूडियो से और रीमा उमर साहिबा हमारे साथ स्काइप पर मौजूद है। रीमा, आपसे जानना चाहूँगी, आप आज जो समाअत हुई है, चीफ जस्टिस साहब ने बड़े नुक्ते भी उठाए, उनको तो हम क्लियर करेंगे, बट जनरली आपका इसके ऊपर राय क्या है? जी शुक्रिया लीना। मेरा ख्याल है बहुत सिंपल सा मैटर था जिसको बहुत ही पेचीदा और कॉम्प्लिकेट कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। एक कानून जब वो कानून बन जाता है, प्रेसिडेंट की असेंट उसे मिल जाती है, उसको इन्फोर्स करना पड़ता है और सुप्रीम कोर्ट पे भी ये लाजिम है कि वो अपनी जो भी कार्रवाई करें वो उस कानून को सामने रख के उसके प्रोविजंस के मुताबिक करें। तो जब ये कानून बन गया, उसको प्रेसिडेंट की असेंट मिल गई, तो उसमें ये वाज़े लिखा है कि रिव्यूज जो हैं वो जिस बेंच ने जजमेंट पास की थी या ऑर्डर पास किया था उससे लार्जर बेंच सुनेगा। और सेक्शन 5 में ये भी वाज़े कर दिया कि जो फैसले इस कानून से पहले आए हुए हैं उनका रिव्यू भी इस कानून के मुताबिक ही सुना जाएगा, जिसका मतलब है कि उसका दायरा कार भी ज्यादा होगा, अपील जैसा होगा और दूसरा वो एक लार्जर बेंच सुनेगा। अब जब ये कानून आपके सामने है और आप एक रिव्यू सुन रहे हैं तो मेरी नजर में ये सेंस नहीं बनती कि वही 3 मेंबर बेंच रिव्यू सुन रहा है और वही 3 मेंबर बेंच जो है वो इस कानून की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी पे भी हेयरिंग्स कर रहा है। और पिछली जो हेयरिंग थी इसलिए वो बिल्कुल समझ से बाहर थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम ECP का रिव्यू जो है वो भी सुनेंगे और साथ साथ हम इसके खिलाफ जो चैलेंजेस हैं कानून के खिलाफ वो भी सुनेंगे। और उस दिन जो ऑर्डर आया उन्होंने कहा हमारी प्रायोरिटी जो होगी वो ये होगी कि हम जल्द से जल्द रिव्यू पे फैसला करें क्योंकि ये एक बहुत पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है। तो ये तो नहीं हो सकता लीना, या आप कानून को स्टे कर दें कि वो अभी इम्प्लीमेंट नहीं होगा जब तक हम उस पर फैसला नहीं करते, या अगर कानून फोर्स में है तो सुप्रीम कोर्ट और बाकी सब जो भी पाबंद हैं उस कानून के उनको उसके नजर में भी अपने फैसले करने हैं। तो 3 मेंबर बेंच रिव्यू जो है वो नहीं सुन सकता। आज मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट ने फिर बिल्कुल एक यू टर्न लिया और उन्होंने ECP ने जब कहा कि आप रिव्यू बाद में सुने, पहले कानून पे फैसला कर लें, तो उन्होंने मेरा ख्याल है बात मान ली और आज ज्यादातर जो दलाइल थे वो कानून की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी पे ही थे। तो ये ज्यादा सेंस बनती है मेरी नजर में। लेकिन अलीना,
क्या जाता है, इख्तियार अभी भी सुप्रीम कोर्ट का ही है कि वो एक लार्जर बेंच बना के ईसीपी का रिव्यू अगर सुनना है तो सुन ले। उन्हीं का इख्तियार है कि कौन वो ज्यादा, दो जजेस अगर ज्यादा हो जाएंगे उन्हीं के पसंद के होंगे और वो फैसला कर लें। और मेरे लिए एक और हैरत की बात यह है कि एक और इससे मिलता जुलता केस है, वो जो एक शहरी का केस था कि इलेक्शन जो है वो सब सूबों के और कौमी असेंबली के साथ एक ही डेट पे हो। उस पे सुप्रीम कोर्ट का जो आखिरी फैसला है वो बहुत दिलचस्प है। जो ऑर्डर है उसमें वो कहते हैं हम एक्सपेक्ट करते हैं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज मिलके बैठ के हील करें, जो हमारी सारी पोलराइजेशन है उसको हील करें और एक दिन जो है वो फिक्स करें जिसपे सब इलेक्शंस हो। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर भी दे दिया। सुप्रीम कोर्ट अपना जो 14 मई पंजाब इलेक्शन वाला ऑर्डर है वो भी बरकरार रखना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट जो रिव्यू है उसको भी पेचीदा बनाई जा रही है। तो मुझे नहीं समझ आ रही, ये एक बहुत ही कंफ्यूजिंग सिचुएशन है जो क्रिएट हो चुकी है। अब जहां तक कानून की आपने जो जिस ऑर्डर का हवाला दिया, वो जो दूसरा कानून है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वाला, जो सुप्रीम कोर्ट ने कानून बनने से पहले ही जिस पे एंटिसिपेटरी रिलीफ दे दी थी, ये उस सिलसिले में है। उसमें सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि आपने अपील का हक दिया हुआ है, इस कानून में आप रिव्यू को एक्सपैंड आपने कर दिया है, तो आप इनको कंसिस्टेंट बनाएं इन दो कवानीन को। उसका आज की जो हेयरिंग्स है उससे ताल्लुक नहीं है। वो जो पिछली हेयरिंग पिछले हफ्ते हुई थी उसका ऑर्डर आया है जब अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा था इस पे काम हो रहा है, लेकिन मसरूफियात और बहुत ज्यादा हैं, इसलिए हम उस कानून में अभी अमेंडमेंट्स या उसको रिव्यू नहीं पूरी तरह कर सके। तो ये सब चल रहा है। और अलीना, सिंपल बात ये है, जब तक ये कानून फोर्स में है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू सुनना है, किसी भी केस का रिव्यू सुनना है, वो इस कानून के मुताबिक ही होगा। सुप्रीम कोर्ट पिक एंड चूज नहीं कर सकती कि हमने इसमें कुछ इसी बेंच पे सुनेगा, इवन दो कानून को हमने स्टे नहीं करना। ये लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली बिल्कुल सेंस नहीं बनाती। इरशाद भट्टी साहब, आपकी क्या राय है इसके ऊपर? देखिए मैडम शेख, सादा सा मामला था, सिंपल सा मामला था हर बात में। पहले दो सूबों का जो इलेक्शन था कि जब असम्बलियाँ टूटेंगी 90 दिन में इलेक्शन होंगे, 90 दिन गुजरे, 30 अप्रैल गुजरी, 14 मई गुजरा, आइन कत्ल हुआ, सुप्रीम कोर्ट तौहीन सुप्रीम कोर्ट हुई, वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़जाना, वज़ीर दिफा, वज़ीर दाखिला सुप्रीम कोर्ट के तौहीन के मुर्तकब हुए। और अगले मरहले में ना सिर्फ 90 दिन में इंतखाबात ना करवाए गए, बल्कि भागा गया और सुप्रीम कोर्ट को तकसीम किया गया, पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट से लड़ाया गया, जजेस पर चढ़ाइयाँ की गईं, खुली धमकियाँ दी गईं और बिल आखिर रसूल, मंतक, इखलाकियात, आइन, कानून, सुप्रीम कोर्ट, जमहूरियत सब हार गए। गॉड फादर सिसिलियन माफिया जीत गए। और सादा और सिंपल सा मामला था ये सारा, लेकिन अचानक फिर इसमें से एक और मामला निकला और वो मामला निकला कि आज खुद नोटिस और खसूसी बेंच या बेंच बनाने का जो इख्तियार है, ये जो है ये तो वन मैन शो है, आमरीयत है। और इसके बाद फिर पार्लियामेंट को अचानक याद आया कि ये बहुत बड़ा सुकम था जो हमें दूर करना था। 2022 में जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने जो हवाला दिया था या जिस फैसले पे बात की थी या जो बात की थी, वो अचानक उस वक़्त याद आ गई जब दो सूबों का इलेक्शन सामने था। तो फिर वो कानून साजी हो गई। फिर उसके बाद जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। बड़ा सिंपल और सादा सा मामला था मैडम शेख के, जैसे कई मरतबा हम पहले भी कह चुके हैं कि हाई कोर्ट्स को फैसला कर लेने दिया जाता, चीफ जस्टिस साहब बस खुद नोटिस ना लेते, और अगर नोटिस ले लिया था तो फुल कोर्ट बना देते। लेकिन चूंकि उनका अपना इख्तियार था और ये इख्तियार उनको हासिल था, लिहाजा उन्होंने वही किया जो उन्होंने बेहतर समझा। अब जब सब कुछ हो गया है, अब दो सूबों का इलेक्शन वाला मामला भी तकरीबन, अब तो जनरल इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे, तो अब तो सब कुछ हो गया। अब सारा मामला अगर इकट्ठा कर लिया है और हुकूमत भी और सुप्रीम कोर्ट भी ग्राउंड रियलिटीज़ के करीब जाने की कोशिश कर रही है, तो थोड़ा सा चीज़ें बेहतर करने की कोशिश कर रही है, तो अब इनको कोई हर्ज नहीं, मिलकर बैठकर इनको लार्जर बेंच बना लें और इस पे कर लें, क्योंकि हुकूमत भी 2 कदम पीछे हट चुकी है, वो अपना मकसद पूरा कर चुकी है। अच्छा। और सुप्रीम कोर्ट को भी पता चल गया कि 14 मई या इलेक्शन या ये सारे नहीं होना है, उनको भी पता चल गया। लिहाजा
अब ये थोड़ा सा एक कदम और पीछे हटें और हट कर लें, लार्जर बेंच बनाना, फुल बेंच जो भी करने मामले को सॉल्व करें। ठीक है जी, छोटी सी ब्रेक लेनी है, उसके बाद सुहेल वड़ाइद साहब और सलीम साफी साहब की राय शामिल करेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद जी। आज जो सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स केस। इसके ऊपर बड़े अहम रिमार्क सामने आए हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सलीम साफ़ी साहब। एक तूफ़ान है जो कराची की तरफ बढ़ा था, लेकिन उसके मुताल्लिक कहा जा रहा है उसने थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज की है। क्या ये जो हुकूमत और आला अदलिया के दरमियान तूफ़ान था, ये भी कुछ रुख बदल रहा है सर? शुक्र है कराची की तरफ बढ़ते हुए तूफ़ान ने रुख चेंज कर लिया। अच्छा। और मैं इसमें मेरे ख्याल में जो रीमा का फील्ड भी है और उन्होंने जो जवाब दिया है, मैं अदालती और क़ानूनी नज़ाकतों को नहीं समझता, तो उन्हीं के जवाब पे इक्तफ़ा करके आप उन्हीं के जवाब को मेरा भी जवाब समझे या उसके हक़ में मेरी हाँ समझे। ठीक है, लेकिन सर इस निकी जई हाँ के साथ ये भी बता दें भी नहीं है इस सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई से, सर हुकूमत की कार्रवाई से मुतालिक बता दें। ये जो एक और ऑर्डर जो हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें पिछले हफ्ते अटॉर्नी जनरल साहब ने बताया कि हुकूमत इन दोनों कवानीन से मुतालिक कुछ मज़ीद नज़रसानी कर रही है या देख रही है कि क्या करना है। इस सिलसिले में क्या खबरें हैं और हुकूमत को ज़रूरत क्यों महसूस हुई? नहीं, मुझे बीइंग ए पख्तून बहुत बड़ा गिला है। देखिए, पहले तो सिर्फ मुस्लिम लीग नून की क़यादत और पीपल्स पार्टी की क़यादत और कुछ और इदारे हमें सेकंड क्लास सिटीजन्स समझते थे जी। और वहाँ अगर हमारे लोग मरे तो उसको कोई तवज्जो नहीं है। वहाँ की सियासत में आप देखें कि नून लीग की क़यादत को KP से कोई दिलचस्पी नहीं है, उधर क्या होता है क्या नहीं होता। पीपल्स पार्टी की क़यादत को उससे कोई दिलचस्पी नहीं है। एक ने सिंध ले रखा है, दूसरे ने इसको ले रखा है और उसको मौलाना साहब के सपुर्द किया है। अब कल मुस्लिम लीग नून के जो MPA थे और बड़े शदाई हैं, बड़ी जेलें भी काटी हैं, मारे भी काई हैं, इख्तियार वली साहब, उन्होंने कह दिया कि जी खैबर पख्तूनख्वा में प्रैक्टिकली गवर्नर राज है। अब इस तरह की चीज़ों को कोई भी तवज्जो नहीं दे रहा है। तो चलो मीडिया मेरे साथ ये सौतेला सलूक कर रहा था, नवाज शरीफ साहब कर रहे थे, जरदारी साहब कर रहे थे और कभी हमें एक के हवाले कर देते हैं, कभी दूसरे के। अब उन्होंने निगरान के नाम पे हमें मौलाना साहब के हवाले कर दिया है और आज गुलाम अली वगैरह के हवाले कर दिया है। लेकिन यही काम हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट ने भी कर दिया और हमें उसकी शदीद एहसास महरूमी है कि यार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी पंजाब के इलेक्शन को तो इशू बना दिया और खैबर पख्तूनख्वा के उसका सोमोटो नहीं लिया। दोनों जगह पे असम्बलियाँ टूटी गई थी और वो सब कुछ हुआ था। वो पंजाब का जिक्र भी हो रहा है, उस पर फैसले भी आ रहे हैं, उसकी समातें भी आ रही हैं। तो अगर यहाँ का करना था तो हम, इसलिए हमें सबसे गिला है कि चलो बाकी लोग तो ऐसे हैं, लेकिन इंसाफ के बड़े इदारे को तो दोनों सूबों के साथ यकसा सलूक करना चाहिए था ना। तो यहाँ पंजाब हो रहे और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली का ना उन्होंने नोटिस लिया है, ना उनको निगरान की फ़िक्र है। ये जो उधर गवर्नर राज की बातें हो रही है निगरान हुकूमत के नाम पे, न सुप्रीम कोर्ट उसका नोटिस लेती है। तो जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को मेरे अवाम में और मेरे सूबे में और मेरे लोगों में दिलचस्पी नहीं है तो मैं उस पर तबसरे करके अपना वक्त क्यों ज़ाया करूँ। सही कह रहे हैं। ओके सर, फेयर इनफ। सुहेल वड़ाइद साहब, सर आप क्या कहेंगे? देखिए जी, बड़ी सिंपल सी बात थी। देखें, जो कोर्ट्स हैं इनको जहां इनकी जाहिर है कॉन्स्टिट्यूशनल रिट है, एक आईनी तौर पर इन्हें ये तहफ़्फ़ुज़ हासिल है कि इनके हर जो हुक्म है उसके ऊपर अमल दरामद किया जाता है। दूसरी तरफ इनकी एक मॉरल रिट भी है और मॉरल रिट जो है वो आम तौर पर इसका ये ख्याल नहीं रखते। और आप ये देखें कि भुट्टो केस हो या नवाज शरीफ केस हो, इस पे कभी भी अवाम ने इन पे केसेस पे यकीन नहीं किया और इनके फैसलों से हमेशा लोग जो है इख्तलाफ करते रहे हैं और इनका हवाला भी नहीं दिया जाता कोर्ट्स के।
तो अब ये हुआ कि अब इनकी जो है अल्टीमेटली ये हुआ कि ये चूंकि इमोरल फैसले कर रहे थे तो इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल रिट भी पहली दफा मुतासर हुई है। और आप देखें कि 14 मई का जो फैसला है ये एक तरह से सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल इररिलेवेंट कर दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट की नहीं मानी गई, किसी ने नहीं सुनी, और इनका जो फैसला है ये हवा में लटकता रह गया है। तो हुकूमत जो थी तो उसका मौक़िफ़ साबित हुआ और सुप्रीम कोर्ट फारग हो गई, मॉरली भी और कॉन्स्टिट्यूशनली भी। और अगर ये अपनी चाहते कॉन्स्टिट्यूशनल और मॉरल रिट तो इनको चाहिए था कि फुल कोर्ट करते, और फुल कोर्ट को सब तस्लीम करने को तैयार थे। इमरान खान ने कहा, मुस्लिम लीग नून ने कहा, हुकूमत ने कहा। तो मेरा ये ख्याल है कि ये बहुत बड़ी चूक हुई चीफ जस्टिस से कि वो अपनी मॉरल और कॉन्स्टिट्यूशनल रिट जो है उसको वो खत्म कर बैठे। अब भी जरूरी है कि जब आप अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल रिट भी खो बैठे हैं और आपकी मॉरल रिट जो है वो पहले ही खतरे में थी, तो आपको चाहिए कि आप अपने अदारे को बचाएं, उसकी कोई साख बहाल करें। ये ना लगे कि आप एक फरीक हैं, आप हुकूमत को खत्म करना चाहते हैं, आप जो है सिर्फ एक जमात जो है उसको रिलीफ दे रहे हैं। तो ये तासुर खत्म होना चाहिए। ये तासुर इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है जो बहुत सारे सीनियर जजेस हैं वो अलग हो चुके हैं, उनको बेंचेस में शामिल नहीं किया जाता, तो अपने मनपसंद लोगों का जो बेंच है बनाया जाता है। तो ये सारे वो इल्जामात हैं जिनका चीफ जस्टिस को एहसास करना चाहिए। और चीफ जस्टिस जो है, मेरा ख्याल है कि कभी भी हमारी पाकिस्तान की जुडिशरी का और सुप्रीम कोर्ट का ये हाल नहीं हुआ जो आज हो गया। तो उनको अपने अदारे को पहले जो है वो ठीक करना चाहिए, उसके अंदर ताकत पैदा करनी चाहिए। इस सिलसिले में कल यकीनन एक बड़ा अहम दिन, कल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास भी होना है। हम इस मुतालिक भी चाहेंगे, रीमा आप हमें बताएं। साथ ही साथ ये भी थोड़ा सा बताइएगा, जैसे अभी हम ये जो पिछले हफ्ते का ऑर्डर है इसको डिस्कस कर रहे थे, इसमें ये नुक्ता आपकी नज़र में कितना अहम है कि अटॉर्नी जनरल साहब ये बताते हैं कि हुकूमत ये जो दोनों कवानीन हैं इसमें अगर कोई मुमासलत है या जो भी बाकी रह जाने वाले मैटर्स हैं उनके ऊपर गौर कर रही है और मज़ीद कोई कानून साजी हो सकती है या मज़ीद कुछ हो सकता है इस सिलसिले में। तो क्या इसको हम इसकी इस तरह से तशरीह करें कि हुकूमत को एहसास है कि थोड़ा सा जल्दबाजी में हुआ या बहुत से कुछ मैटर्स हैं जो इसमें रह गए? अलीना, कुछ चीजें होती हैं डिस्ट्रैक्शंस, वो सेकेंडरी इश्यूज होती हैं। कभी कभी बहुत जरूरी है कि जो एक प्राइमरी इशू है उस पे एक कंसिस्टेंट और फोर्सफुल मौक़िफ़ सामने आना चाहिए। और वो इशू इस वक्त ये है कि एक कानून फोर्स में है, वो कानून है सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट, जिसको प्रेसिडेंट ने असेंट दे दी हुई है। और उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट पे लाजिम है कि वो जो भी रिव्यू सुने वो लार्जर बेंच सुने जिसने बेंच ने जजमेंट दी है या ऑर्डर दिया है उससे। इससे आप भाग नहीं सकते, इसके अराउंड आप कोई गुंजाइश पैदा नहीं कर सकते। और सुप्रीम कोर्ट ने ये बिल्कुल गलत किया, गैर आईनी इकदाम था कि वही 3 मेंबर बेंच जिसका फैसला इलेक्शन कमीशन चैलेंज कर रही है रिव्यू में, वही बेंच अब भी वो रिव्यू सुन रहा है। सो मेरा ख्याल है ये एक क्लियर चीज है। अब आप इस पे सवाल पूछ सकती हैं कि पिछले हफ्ते पॉलिटिकली क्या कुछ बदला, अगर कल को लॉज में अमेंडमेंट हो जाती है, ये कल की बात है, शायद हो। और ऑब्वियसली इट मेक्स सेंस कि क्योंकि वो पिछला लॉ जो है उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया और अब उसकी हेयरिंग जो है वो जुलाई तक उन्होंने जो है पोस्टपोन कर दी, तो अब ये एक मुख्तलिफ लॉ है। अब या आप रिव्यू की एक एक्सपैंडेड वर्जन रखेंगे या आप अपील रखेंगे, दोनों तो नहीं हो सकता। तो ये ठीक है, शायद उस कानून में तब्दीली करने की जरूरत हो, लेकिन इट डजंट टेक अवे फ्रॉम द फैक्ट कि सुप्रीम कोर्ट ने जो पिछले हफ्ते ऑर्डर दिया कि एक ही बेंच इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी लॉ की भी देखेगा और वही बेंच 3 मेंबर स्टे किए बगैर ईसीपी का रिव्यू भी सुनेगा, इसकी आइन में कानून में कोई गुंजाइश नहीं है। बेहतर हुआ आज कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अब हम रिव्यू बाद में सुनेंगे, पहले हम कानून पे फैसला करेंगे। अच्छा, अगर आप जल्दी से मुख्तसरन ये बता सके, क्योंकि मैं चाहती हूँ अगले सवाल की तरफ बढ़े। 2 एतराज़ात उठाए गए, एक तो दरख्वास्त गुजार की जानिब से कि ये आर्टिकल 10A की खिलाफ वर्जी है, यानी राइट टू फेयर ट्रायल की खिलाफ वर्जी है। इसके ऊपर आपके क्या कॉमेंट्स है? और दूसरा ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने गालिबन ये रिपोर्ट हो रहा है कि कहा कि इसमें यानी रिव्यू ऑफ जजमेंट्स में जो अपील जिस तरह से की गई है, इसको ये तो सुपर अपील का एक कॉन्सेप्ट जन्म दे दिया गया है। इसके बारे में आप क्या कहती हैं? बट कीप इट शॉर्ट प्लीज। अलीना, देखिए
फेयर ट्रायल जो है उसका एक बेसिक कंपोनेंट है कि अगर आपके खिलाफ कोई फैसला आता है आप उसको अपील कर सकते हैं। तो ये तो बहुत ही अजीबो गरीब वजाहत है फेयर ट्रायल की कि आप कह रहे हैं कि रिव्यू को अगर आपने एक्सपैंड कर दिया कि वो अपील की शक्ल का बन गया, वो फेयर ट्रायल के खिलाफ है। ये कहना कि अदलिया की आजादी फेयर ट्रायल के खिलाफ है, एक वकील रखना अदलिया की आजादी के खिलाफ है, बिल्कुल ऑपोजिट सिचुएशन है। 184(3) का दायरा कार बहुत ब्रॉडन हो गया है, उसमें अपील का हक नहीं है। ओरिजिनल जो हमारा सिस्टम चला आ रहा है, चाहे आप एक्सपैंडेड रिव्यू करें चाहे आप अपील करें, फेयर ट्रायल का तकाजा ये है कि इसमें से एक आपको चुनना पड़ेगा, वरना बहुत ज्यादती हो रही है 184(3) के तहत जो उसकी एग्रीव्ड पार्टीज हैं उनके साथ। मेरा ख्याल है ये मेरी सिर्फ राय नहीं है, हाँ। आप किसी से भी पूछ लें, आप अक़वाम मुत्तहिदा के एक्सपर्ट से पूछ लें, बार काउंसिल से पूछ लें, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जजेस से पूछ लें, इसमें दो राय हो ही नहीं सकती। ठीक है, लेकिन उसमें फिर कानूनी एक छोटा सा सुकम ये निकल आता है कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से होना चाहिए था या जिस तरह से कानून में तब्दीली की गई है उसके ज़रिए ये हो सकता है। बहरहाल इसके ऊपर हम पहले भी बहस कर चुके हैं, आने वाले दिनों में भी इसको डिस्कस करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, उसके बाद एक बड़ा अहम सवाल है, उसके ऊपर हमने डिस्कशन करनी है एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। गुज़श्ता रोज़ चेयरमैन तहरीक इंसाफ थाना रमना में उनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज है फ़ौजी अफसरान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात के सिलसिले में। इस सिलसिले में एक GIT तश्कील दी गई है जिसमें चेयरमैन तहरीक इंसाफ पेश हुए और कुछ सवालात उनके सामने रखे गए, उन्होंने उसका जवाब दिया। इसके ऊपर बड़ी एक दिलचस्प आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की राना सनाउल्लाह साहब ने, इसके ऊपर हमने बात करनी है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ GIT के सामने जब पेश हुए तो उनको कुछ मुख्तलिफ वीडियो क्लिप्स दिखाई गई उनके बयानात से मुतल्लिक, जिसमें उन्होंने इल्ज़ामात लगाए थे आर्मी चीफ, DGI, DGC और पूछा गया उनसे, कुछ सवालात किए गए। उनमें से कुछ सवालात इस तरह से थे कि ये जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं आप बयानात में खान साहब, इसके सबूत हैं? जिसके ऊपर चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा नहीं। क्या DGC की बराह रास्त कोई धमकी थी आपको? उन्होंने कहा नहीं। फिर पूछा गया क्या आपके पास इस बात का कोई सबूत? उन्होंने कहा फिर इल्ज़ाम आपने क्यों लगाया, ये पूछा गया। आगे से तहरीक इंसाफ के चेयरमैन कहते हैं कि मुझे किसी ने बताया था। इस पर उनसे सवाल हुआ कि क्या आपके पास इस बात का कोई सबूत है? कहा गया नहीं, इस बात का कोई सबूत नहीं है। फिर सवाल हुआ कि DGI पर इल्ज़ाम क्यों लगाया? जवाब दिया गया कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। फिर सवाल हुआ कि क्या आप DGC से मिले? कहा गया तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की तरफ से कि नहीं। लेकिन ये भी कहा गया कि दिखाए गए तमाम जो वीडियोस हैं वो ज़रूर मेरी हैं, उनको मैं ओन करता हूँ। और फिर एंड में ये भी पूछा कि हो गया, मैं जा सकता हूँ। अब इसके ऊपर चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने आज ट्वीट की है और उन्होंने कहा है कि जो वीडियोज़ मैंने कुछ मुझे दिखाई गई उसको तो मैंने कहा ये सब तस्दीक की है, मेरी हैं। लेकिन सवाल तो ये है कि जब जनरल फैसल नसीर के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज नहीं करवा सका मैं अपने कत्ल के सिलसिले में, तो फिर उसके बाद GIT में या मुश्तरका तहकीकाती टीम के सामने क्या बात करता या क्या मैं सबूत पेश करता? साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि अगर कभी मामले की आज़ादाना तहकीकात की गई तो मैं साबित करूँगा कि ये शख्स हमारे शहरियों के खिलाफ बदतरीन जराइम में मुलव्विस रहा है। अब GIT के सामने कहा कि मेरे पास सबूत नहीं है, लेकिन ट्वीट करके अगले दिन चेयरमैन तहरीक इंसाफ कह रहे हैं कि अगर कभी साफ तहकीकात हुई तो फिर सबूत पेश करूंगा। इसको तनकीद का निशाना बनाते हैं वफाकी वज़ीर दाखिला प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, और उन्होंने सवाल उठाया कि अगर सबूत हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ के पास तो कल GIT के सामने पेश क्यों नहीं किए? यही सवाल रख रहे हैं हम अपने तज्जियाकारों के सामने। सुहेल वड़ाइद साहब, क्या आप समझते हैं कि राना सनाउल्लाह साहब जो सवाल उठा रहे हैं वो दुरुस्त है? मेरा ख्याल है कि पहली तो बात यह है कि खान साहब को ये सूट ही नहीं करता इन कंट्रोवर्सीज में पड़ना। खान साहब के लिए एक ही रास्ता बाकी है, वो रास्ता ये है कि वो ये कहें कि 9 मई के वायलेंस में जो लोग इन्वॉल्व थे उनको पार्टी से निकालें, उनको पार्टी से निकाल के अपनी पार्टी को एक पॉलिटिकल इलेक्टोरल पार्टी जो है उस पर वापस लेके जाए। यही उनकी सर्वाइवल, पॉलिटिकल सर्वाइवल का रास्ता है। वगरना अगर वो इसी तरह आर्मी के साथ इल्जामात में उलझे रहे तो मुझे ये लगता है कि ये जो 2 टेन्योर है आर्मी के, कम से कम इस दौरान तो उनकी फिर बारी नहीं आती
और अगर बारी नहीं आती तो ये जो लोग उन्होंने इतने लाखों पीछे लगाए हुए हैं ये भी बेचारे रुल जाएंगे, जो लोग जिनको टिकट दिए हैं वो भी रुल जाएंगे। तो खान साहब को ये पॉलिसी रिव्यू करना चाहिए फौरन, और इसके लिए वायलेंस से अपने आप को अलग करें और ये कहें और सबको निकाल दें पार्टी से। वो जितने भी 2000 या 500 बंदे हैं जितने भी हैं उनको निकाल दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने देखा है कि बड़े लीडर बड़े फैसले करते हैं और उसके बाद वो फैसले जो है अगर आप वापस पॉलिटिकल स्ट्रीम में चले जाएं वायलेंस से अलग होके, तो फिर पार्टी की सर्वाइवल का चांस है। वगरना जिस रास्ते को वो चल पड़े हैं, कभी फौज से लड़ाई, कभी फौज के खिलाफ एलिगेशंस और इस तरह के बयानात, मेरा ख्याल है इसमें तो सिवाय उलझने के और इसमें और फंसने के उनको कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा, दिलचस्प तजवीज़ भी है शायद भट्टी साहब, सोहेल साहब की, कहते हैं पार्टी से निकाल दें जो भी, अगर उनको खान साहब को शक है कि कुछ पुरतशद्दुद अफराद हैं तो। लेकिन ये बताइएगा, जैसे खान साहब अपनी ट्वीट में कह रहे हैं कि उनके पास सबूत हैं, अगर मान भी लिया जाए उनके पास सबूत हैं तो वो क्यों नहीं सामने रख रहे? इसकी वजह आप क्या समझते हैं और क्या जो जवाब वो पेश कर रहे हैं इसके लिए वो दुरुस्त है? देखिए मैडम शेख, पहले तो काबिल एहतराम सोहेल वड़ाइच साहब का कि मेरा ख्याल है जिस तरह उन्होंने मजम्मत करने में देर लगाई और ट्रेन गुजर चुकी थी, वो ट्रेन मिस कर गए मजम्मत करने की 9 मई को, और इसी तरह अब मेरे ख्याल से वो पार्टी में निकालेंगे भी, तो मेरा ख्याल है देर हो चुकी है। लेकिन कोई हर्ज नहीं है अभी भी, वैसे जो हालात चल रहे हैं और जो तहरीक इंसाफ और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन कासिम के अब्बा के हवाले से हालात आगे आने वाले हैं, तो ये कदम उठा लेने में कोई हर्ज नहीं। लेकिन फिर तो इस तरह से कारकुनान बदजन हो जाएंगे। दूसरी बात वो कहेंगे आप पहले हमें एक बयानिया के पीछे लगाते हैं, तो फिर अगले दिन आप आगे कहते हैं तुम सारे जो उसको फॉलो कर रहे थे बाहर निकल जाओ मेरी पार्टी से। ऐसे कौन पीछे खड़ा होगा? मैडम शेख, कारकुन उस वक्त बदजन नहीं हुए जब उन्होंने अचानक लातलकी का ऐलान कर दिया कि ये हम हैं ही नहीं, ये तो हमारे हैं ही नहीं। और फिर कारकुन उस वक्त बदजन नहीं हुए जब उन्होंने उनको छोड़ दिया, उनकी बूढ़ी माओं को, बूढ़े बापों को, उनकी बहनों को, उनकी बीवियों को, उन लातादाद लोगों को, कोई इंजीनियर था, कोई डॉक्टर था, कोई वकील था कि जो और कोई उनको कानूनी सहूलत नहीं। कारकुन छोड़ें जो तहरीक इंसाफ की काफ़ी लोग, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब 3 नुक्ते बताए थे एक मरतबा प्रोग्राम में, कि एक 9 मई का बोझ, दूसरा उनकी तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की तरफ से अपने लोगों के साथ सर्द मोरी का रवैया के कोई खैर खबर ना लेनी, तो वो तो खैर एक बात। दूसरी बात है ये, क्योंकि आपके पास वक्त कम है, इस पे बात कर लेते हैं। लेकिन ये मैं हैरान रह गया हूं। मैं अपने दोस्त, वो जो हमारे दोस्त हैं कामरान शाहिद का ट्वीट पढ़ रहा था और मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये सवाल कासिम के अब्बा से पूछा गया है और कासिम के अब्बा ने आगे से ये जवाब दिया है, ये सवाल, ये जवाब, ये सवाल, ये जवाब। यानी हैरानगी हुई मुझे कि मफरूज़ों पर कत्ल का इल्ज़ाम, किसी के कहने पर कत्ल का इल्ज़ाम, बिना चेक किए और बिना सबूत के कत्ल का इल्ज़ाम। ये किसी के कौन है? किसी, ये कोई घर का किसी है कि कोई बाहर का किसी है? ये कौन किसी है? ये वही 35 पंक्चर वाला किसी है, ये या वही किसी है जो वो जो हाउस ऑफ शरीफ ने 10 अरब ऑफर की कि पनामा लीग से पीछे हट जाएं। ये बड़ा सीरियस है मैडम शेख। इसके 2 एंगल बड़े सीरियस हैं, इस पे कभी डिटेल गुफ्तगू करेंगे। एक एंगल कि आपने एक फौजी अफसर, डीजीसी, डीजीआई, आर्मी चीफ को मीर जाफर, मीर सादिक से लेकर कातिल गद्दार बना दिया और आपके पास सबूत नहीं है। दूसरा एंगल ये है कि 14 महीने से फिर आपने ये जो चलाया, उसमें जो पहले दिन से कह रहे थे कि इनको बख्श दें, फौज को और अदलिया दोनों को, इन इदारों से अल्लाह के नाम पे मेहरबानी करें, लेकिन आपके पास सबूत ही कोई नहीं है। मतलब आपके पास सबूत कोई नहीं है, तो आज जो कैद में पड़े हुए हैं वो क्या सोचेंगे? जो 9 मई के आपके लिए निकले थे वो क्या सोचेंगे? जो 14 महीने से आप बता रहे थे कि 5 मेरे कत्ल के प्लान्स हैं, मतलब वो 5 कत्ल के प्लान के सबूत भी कोई नहीं होंगे आपके पास। आपके एक किसी ने DGISI ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया, आपने वो भी कर दिया। तो मेरी दरखास्त है
बड़ी अहम ये चीज है कि इनकी मर्जी के मुताबिक आजाद इंक्वायरी कमीशन बनाएं और बनाकर साजिश इंपोर्ट हुई और साजिश एक्सपोर्ट हुई, इधर से लेकर 5 कत्ल के मंसूबों से लेकर यहां तक DGC तक उसके सामने रखे, इनको मौका दें और मौका देकर इनको ये पूरी तसल्ली करवाएं और इनसे सबूत लें। और अगर सबूत नहीं मिलते तो फिर इनसे खुद पूछें कि 14 महीनों में यार खुदा के लिए क्या हाल कर दिया आपने। अच्छा, आपके पास सबूत ही, यानी मैं हैरान रह गया। रीमा भट्टी साहब कह रहे हैं कि तासुर ये जो JIT से, मैं कह रहा था कि ये नहीं ठीक सवाल जवाब। जी जी, ये जराए के मुताबिक अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब ने भी किया और फिर आज तो खान साहब ने उसके ऊपर ट्वीट कर दी ना, वही कामरान शाहिद साहब की ट्वीट को लेके खान साहब ने उसकी ट्वीट की, तो यानी वो कह रहे हैं कि यही सवाल जवाब हुए हैं। लेकिन रीमा भट्टी साहब ये जो बात कर रहे हैं, कह रहे हैं तासुर ऐसा जाता है, कल जो जवाब दिए खान साहब ने कि उनके पास सबूत नहीं है, लेकिन आज ट्वीट करके खान साहब कह रहे हैं कि सबूत है मेरे पास, लेकिन मैं अगर आज़ादाना तहकीकात हुई तो वहाँ पर सब सामने लेके आऊँगा। क्या आप समझती हैं कि कल JIT के सामने पेश ना करने का ये सबूत या ये बयान देने का कोई फ़ायदा हो सकता है चेयरमैन तहरीक इंसाफ को, या उल्टा नुकसान ही हुआ है? अलीना, मुझे अफसोस ये होता है कि पिछले साल इमरान खान साहब पे एक कातिलाना हमला हुआ, वो उसके विक्टिम हैं, लेकिन अब भी वो इसको एक आंख मिचोली, कसौटी, बूझो तो जाने, इस तरह की उन्होंने गेम बना दी है। कभी कहते हैं 4 लोग थे, मैं 2 का नाम लूंगा, 2 का नाम मैंने लिख दिया है, वो मैं बाद में बताऊंगा, फिर 4 की जगह 3 हो जाते हैं, फिर वो कोई और नाम बताते हैं। अब कह रहे हैं कि मैं JIT को नहीं बताऊंगा, मैं अगर मेरी पसंद की कोई इंक्वायरी कमीशन बनेगी या फोरम होगा मैं उनको बताऊंगा। अलीना, लीगल फोरम्स या इन्वेस्टिगेशंस ऐसे नहीं चलती। वो जो सीरियसनेस जो पिछले साल से हमें दिखनी चाहिए थी वो नहीं नजर आ रही इमरान खान साहब की तरफ से और पहले उनकी पार्टी की तरफ से, कि वो सच्चाई तक पहुंचे कि कौन था उनके असैसिनेशन अटेम्प्ट के पीछे। ये एक बहुत बड़ा सानहा था, लेकिन नजर ही नहीं आ रहा विक्टिम या ग्रीव्ड पार्टी की तरफ से कि वो सच तक जाना चाहते हैं। और माजरत के साथ सिर्फ वो एक सर्विंग ऑफिसर का नाम नहीं ले रहे, वो राना सनाउल्लाह का नाम भी ले रहे हैं, वो शहबाज शरीफ साहब का भी नाम ले रहे हैं। उनकी भी इज्जत है, उनकी भी कोई एक स्टैंडिंग है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम इतने सेंसिटिव हो जाएं कि यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर्स का नाम ले लिया तो कयामत आ गई। राना सनाउल्लाह पे या शहबाज शरीफ पे आप झूठे इल्जाम लगाते रहो, वो ठीक है। पॉइंट ये है, अगर आपने नाम लिया है, आपने इल्जाम लगाया है, ये एक तरह की ऑब्स्ट्रक्शन टू जस्टिस है कि JIT आपसे सबूत मांग रही है, आप कह रहे नहीं मैं तो अपने पसंद के फोरम को दूंगा। ऐसा नहीं चलता। ये लीगल टर्म्स में आप इसको ऑब्स्ट्रक्शन टू जस्टिस भी कह सकते हैं। ये एक तरह से दिखाता है कि आप सच्चाई तक नहीं पहुंचना चाहते या आप नहीं चाहते लोग सच तक पहुंचे। पॉलिटिकल रेट्रिक तक एक बात मुख्तलिफ होती है, लीगल कार्रवाई मुख्तलिफ होती है, उसमें अनफॉर्चुनेटली आपको हकायक की, आपको एविडेंस की जरूरत पड़ती है। और मुझे नहीं मालूम इमरान खान साहब के पास ये एविडेंस है या नहीं, अभी तक उन्होंने कोई एविडेंस हमारे सामने नहीं रखा। JIT के सामने क्या, उन्होंने तो उसकी तरफ इशारा भी नहीं किया अपनी स्पीचेस में कि ऐसा क्या एविडेंस है उनके पास जो इन 3 लोगों को या शायद 4 हैं उनको इम्प्लिकेट करता है उस असैसिनेशन अटेम्प्ट में। बिल्कुल सही। सलीम साफी साहब, ये बड़ी अहम बात है, कह रही हैं ऐसा तासुर जाता है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ चाहते ही नहीं हैं कि हकायक तक पहुंचा जाए। क्या आपकी भी यही राय है? जी बिल्कुल, मेरी यही राय है। देखिए, ये आज की बात नहीं है, ये हम सालों से सुन रहे हैं। 2013 के इलेक्शन के बारे में उन्होंने इल्ज़ामात लगाए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में वो झूठे साबित हुए, उनको कोई नदामत नहीं हुई। उन्होंने नजम सेठी पे 40 पंक्चर का इल्ज़ाम लगाया, उनके 26 पंक्चर थे कि 36 पंक्चर थे, पता नहीं कितने। अगले दिन का वो तो मेरी पॉलिटिकल स्टेटमेंट थी, उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन हुई, लोगों की नज़रों में वो बदनाम हुए। आखिर में वो कह रहे थे मैं तो बस गप लगा रहा था, यानी सियासी बात कर रहा था। आज से मैं छोटा सा आदमी हूँ, लेकिन साल पहले उन्होंने मुझ पे इल्ज़ाम लगाया और मैंने उनकी मर्ज़ी का फ़ोरम तजवीज़ किया और PFUJ ने उनको भी ख़त लिखा और मुझे भी ख़त लिखा कि मैंने कहा कि जो इंक्वायरी कमीशन बनानी है मेरे ऊपर इल्ज़ाम के लिए, उसमें मुराद सईद, शिबली फराज और फवाद चौधरी को मेंबर बना दे।
आज तक उसकी वो बात नहीं कर रहे हैं। यही इसी तरह हज़ारों चीज़ें हैं उनके रिकॉर्ड पे। मसलन धरनों के दौरान वो कह रहे थे, अब्दुल आफ्ताब सुल्तान की तारीफ़ें कर रहे हैं। उस आफ्ताब सुल्तान के बारे में ये कह रहे थे कि वो खसूसी फ़ंड नवाज शरीफ से लेके उन्होंने तकसीम किया है सहाफ़ियों में। वो उस वक्त DGI भी थे। बाद में पता चला कि जी उससे तो इक्विपमेंट उन्होंने ख़रीदे थे और अब आफ्ताब सुल्तान की तारीफ़ें कर रहे हैं। तो ये असल में उनको 2010 से हमारी इस्टेब्लिशमेंट और जर्नलों को, जर्नल साहिबान ने उनको लाडला डिक्लेयर कर लिया, और एक ऐसा लाडला कि जो कानून से बालातर होगा, जिससे न नैब पूछ सकेगा, जिससे न अदालत पूछ सकेगी, जिससे न इलेक्शन कमीशन पूछ सकेगा। ये पार्टी फंडिंग केस कब से चल रहा था, जिसको मीडिया भी उनकी अच्छाइयों को, लेकिन सर खान साहब ये गिला करते हैं कि उन पे जब कातिलाना हमला हुआ तो उसके बाद उनकी मर्जी की FIR दर्ज नहीं करने दी गई। वो कहते हैं ये तो बुनियादी हक होता है ना किसी भी शख्स का। क्या वो सही कह रहे हैं? मेरी गुजारिश काइंडली, मैंने पिछले भी उसमें मुझे ज़रा बात पूरी करने दे। देखें, ये असल में उनको ये आदत है, हालांकि इस तरह के इल्ज़ामात से आप दूसरों की ज़िंदगी ख़तरों में डाल देते हैं, क्योंकि आपके हज़ारों फॉलोअर भी है। अब रीमा बेहतर जानती हैं, ये अगर कोई और मुल्क होता और इसने इसी तरह जिन लोगों के नाम लिए हैं, DGI जनरल फैसल नसीर और राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ, यानी आपने तो उनकी ज़िंदगियों को ख़तरे में डाल दिया। कल आपका कोई जज्बाती कारकुन उठ के उनको या उनकी ख़ानदान को नुकसान पहुँचा सकता है बग़ैर तहकीक के। तो वो अभी इमरान खान साहब पे ये मुकदमा चल रहा होता, वो उलट होता मामला। और फिर मेरे पैगंबर ने भी ये फरमाया है कि एक बंदे के झूठे होने के लिए ये बात काफ़ी है कि वो बग़ैर तहकीक के सुनी सुनाई बात को आगे फैला देता है। फिर एक आखिरी ज़रूरी बात, ये इरशाद भट्टी साहब गवाह हैं, सालों से हम जब इकट्ठे बैठते हैं तो मैं इनसे कहता हूँ कि आपको जब भी थ्रेट हो या मुझे हो, उसका जिक्र नहीं करना है, क्योंकि उससे थर्ड पार्टी फ़ायदा उठाती है। अच्छा, इनके FIR अगर दर्ज नहीं हुई तो किसकी हुकूमत में दर्ज नहीं हुई? कोई मेरे चाचा की हुकूमत थी, इसके परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत थी, और उस परवेज़ इलाही साहब ने दर्ज नहीं किया। उसके बाद भी उन्होंने न परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ कार्रवाई की, न उस SHO के ख़िलाफ़ कार्रवाई की, न उस SP के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जिसने वो वीडियो बनाई हुई थी। तो ये तो एक अजीब ड्रामा, लेकिन चूँकि उनको ये आदत हो गई है सालों से कि भाई मैं इल्ज़ाम लगाऊंगा ये चोर वो चोर, लेकिन अब उन्होंने एक ऐसा पंगा ले लिया है कि ये मैं कल कह दूंगा ऐसे ही खुदा न खास्ता कि इरशाद भट्टी मुझे मारना चाहता है, तो क्या अब अगले दिन आके बगैर तहकीक पुलिस इनके खिलाफ FIR काटेगी? कोई तरीका तो उसका होता है ना। ठीक है जी, हमारे तजियाकारों की राय आपने जानी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।